Hello everyone, welcome to Northeast PSC 10-minute special series. In this video, I will be discussing IPC, Indian Evidence Act and CRPC. हम अपने आसपास जब भी देखते हैं किसी की लड़ाई होती है तो कहता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट। पिक्चरों में देखते हैं, कोर्ट के सीन देखते हैं। तो आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि ये सेक्शन जो बोले जाते हैं, ये सेक्शन होते कहाँ है, क्या है? आईपीसी, सीआरपीसी ये सब है क्या? सेक्शन 144, सेक्शन 124 ये सब कहाँ से आते हैं और कहाँ से पावर आती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, कोर्ट को, कि इनको इशू किया जा सके और किस केस में इशू किया जा सके? तो इस वीडियो में हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो कि कैसे कोर्ट फंक्शन करती है, कैसे क्रिमिनल लॉ फंक्शन करता है, कैसे सारी चीजें फंक्शन करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पवन कंबोज, मैं हिस्ट्री, करंट अफेयर और एनवायरनमेंट की क्लासेस लेता हूँ। मैंने यूजीसी नेट किया हिस्ट्री में और मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन पिनल कोड की। देखिए, ब्रिटिश एरा का डॉक्यूमेंट पहली बार 1860 में आया। ये कमेंस हुआ यानी फोर्स में आया 1862। इसकी रिकमेंडेशन दी थी पहला लॉ कमीशन और पहला लॉ कमीशन बना था अंडर चार्टर एक्ट 1833। जो पहला लॉ कमीशन था उसके चेयरमैन थे थॉमस मकॉले और उन्हीं की चेयरमैनशिप के अंडर में ये बना। अब इसकी जरूरत क्या थी? जरूरत इसलिए थी कि किस क्राइम पे किसी कैसी सजा मिले, पूरी इंडिया में पैन इंडिया के लेवल पे कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो गाइड करे कि किस तरीके से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलेंगी। लेकिन ये जो आईपीसी था ये पूरे इंडिया पे लागू नहीं हो रहा था क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी जगह थी जिनको हम प्रिंसली स्टेट कहते थे। वो राजा महाराजा रजवाड़े जो ब्रिटिशर्स के साथ अलाई करके रूल कर रहे थे और इन प्रिंसली स्टेट्स में इन राजाओं का रूल चलता था, नवाबियत चलती थी, उसी के हिसाब से इनके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर चलता था। पर बाकी जो प्रोविंसेस बची थी उन प्रोविंसेस पे कैसे रूल चलेगा उसके लिए इंप्लीमेंट किया गया आईपीसी, लेके आए डॉक्यूमेंट। आईपीसी डिटेल देता है स्पेसिफिक क्राइम्स की और उनके लिए क्या पनिशमेंट हो सकती है। इसमें 23 चैप्टर है और 511 सेक्शन है। कुछ कॉमन सेक्शंस को डिस्कस करते हैं। जैसे सेक्शन 1 तो बताता है कि टाइटल क्या है इसका और इसका एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है। सेक्शन 2 आईपीसी का कहता है कि क्या क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कैसे कैसे ऑफेंस कमिट होते हैं कि उसके लिए पनिशमेंट क्या हो सकती है। सेक्शन 120 ए, ये जब भी कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है, मर्डर वगैरह के केसेस में ये लगाई जाती है। सेक्शन 120 बी, इसके लिए क्या पनिशमेंट है। सेक्शन 124 ए, सेडिशन का केस लगता है जब भी कोई सरकार के खिलाफ या सरकार की एजेंसी के खिलाफ कोई चीज, कोई इंडिविजुअल कुछ टारगेट करने की कोशिश करता है तो उसके लिए सेक्शन 124 इस्तेमाल किया जाता है। सेक्शन 144 है जो कि अनलॉफुल असेंबली कोई ज्वाइन करे तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेक्शन 146 है, राइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है दंगे फसाद के टाइम पीरियड में। धार्मिक लड़ाइयां आजकल काफी ज्यादा होती है तो उस टाइम पे अगर कोई रिलीजियस एनमिटी को प्रमोट करे तो सेक्शन 153 ए लगता है अलॉन्ग विद सेक्शन 295। 295 क्या कहता है? डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरीच रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास। उसके अलावा पब्लिक न्यूसेंस का सेक्शन 268 है। सेक्शन 375 रेप का है। सेक्शन 376 पनिशमेंट क्या होनी चाहिए। सेक्शन 497 एडल्ट्री का है। सेक्शन 499 डिफर्मेशन का है। सेक्शन 498 ए, जब भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है ये लगाया जाता है। तो ये सब रटने की जरूरत नहीं है लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से सेक्शन काम करते हैं। जैसे सेक्शन 144 है, एक सेक्शन 144 आईपीसी का और सेक्शन 144 सीआरपीसी का है। जो पब्लिक न्यूसेंस को कंट्रोल करने के लिए, पब्लिक आउटरीच को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो सेक्शन 144 सीआरपीसी का। आईपीसी वाला क्या कहता है? आईपीसी वाला कहता है कि कोई डेडली वेपन या कोई ऐसी चीज जो डेडली वेपन के रूप में काम ली जा सके उसको यूज करके उसको अपने साथ लेके किसी असेंबली में जाना, ये पनिश हो सकते हैं। इसके लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकती है
2 साल की सजा हो सकती है या फाइन भी हो सकता है। तो सेक्शन 144 कह रहा है कि अनलॉफुल असेंबली में जाना और अलोंग विथ वेपन लेके जाना। अब बात करते हैं सीआरपीसी की। सीआरपीसी क्या है? अगर आईपीसी है ही जो सारे क्राइम को बताता है तो सीआरपीसी की जरूरत क्या है? देखिए, सीआरपीसी 1973 में आया, कमेंस हुआ 1 अप्रैल 1974। आईपीसी के जो कानून है, जो सजाएं है, उनको लागू करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, कैसे वारंट इशू किया जाएगा, कितने टाइम तक आप किसी को कन्विक्ट अपने पास रख सकते हैं, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, मजिस्ट्रेट की क्या पावर है, ये सब प्रोसीजर किसमें लिखा होता है? ये सीआरपीसी में लिखा होता है। तो यानी सीआरपीसी वो टूल है जिसकी मदद से आईपीसी को इंप्लीमेंट किया जाता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी कहते हैं, ये प्रोसीजर पे मेन डॉक्यूमेंट है। ये मशीनरी प्रोवाइड कराता है फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, एप्रीहेंशन ऑफ सस्पेक्टेड क्रिमिनल, यानी क्रिमिनल को कैसे पकड़ा जाए, एविडेंस के कलेक्शन पे, किसी का गिल्ट कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी का इनोसेंस के लिए क्या क्या प्रोविजन है, कैसे कैसे इनोसेंस उसकी साबित की जा सकती है, कैसे किसी इंडिविजुअल के क्राइम की पनिशमेंट पता की जा सकती है, किसको 3 साल की सजा होनी चाहिए, 5 साल की। तो सीआरपीसी वो डॉक्यूमेंट है, वो प्रोसीजर है जिससे आईपीसी को इंप्लीमेंट कराया जाता है, और आईपीसी को इंप्लीमेंट कराने के लिए मशीनरी स्टैब्लिश की जाती है। ये सीआरपीसी पब्लिक न्यूएंस, प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चाइल्ड, पेरेंट्स, इनसे भी डील करता है। यानी डोमेस्टिक जो लड़ाइयां हो गई उनसे भी डील करता है। इसके 46 चैप्टर हैं जिसमें 511 सेक्शन है। कुछ कॉमन आपके सेक्शन होते हैं, जैसे सेक्शन 9 बताता है कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। सेक्शन 11 कहता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट कैसा होना चाहिए। सेक्शन 13 कहता है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट कैसे होता है। सेक्शन 30 ये कहता है कि अगर आप फाइन नहीं पे करेंगे तो आपको इम्प्रीजनमेंट हो सकता है। सेक्शन 70 से 81 है कि वारंट कैसे इशू किए जाए। देखा नहीं पिक्चरों में कि आपके पास क्या कोई अरेस्ट वारंट है? तो सेक्शन 70 से लेके 81 में वो प्रोसीजर लिखा होगा जिसके तहत अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है। सेक्शन 61 से 69 समन, जैसे अभी किसी एक स्टेट के मुख्यमंत्री को समन किया था सीबीआई ने, ईडी ने समन किया था। कहते हैं हम कॉमन लैंग्वेज में कि समन आया, तो समन मतलब एक कागज आया है कानून की तरफ से जिसमें आपसे पूछताछ के लिए बुलाया गया आपको। सेक्शन 57 जैसे ये कहता है कि आपको 24 घंटे से ज्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता अगर आपके ऊपर कोई केस या उस तरीके की दफा नहीं है, उस तरीके के सेक्शन इंप्लीमेंट नहीं होते। तो ये वो सारे प्रोसीजर हैं जो पुलिस, मैजिस्ट्रेट, मशीनरी के भी काम आते हैं और इंडिविजुअल के भी काम आते हैं अगर ये मशीनरी सारी चीजों को फॉलो ना करे। जैसे सेक्शन 129 है कि असेंबली है, लोग है इकट्ठा हो रखे हैं, उसको डिस्पर्स करना है बाय द यूज ऑफ सिविल फोर्स। सेक्शन 395 में हाई कोर्ट का रेफरेंस आता है। सेक्शन 144 सीआरपीसी की अगर बात करें, हम लोगों ने सुना है ये इंप्लीमेंट किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि 4 लोगों से ज्यादा एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। किस लिए किया जाता है? कि किसी भी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में इशू किया जा सकता है, किसी स्पेसिफाइड एरिया में भी इशू किया जा सकता है। किया जाता है जब खतरा हो किसी न्यूएंस का, कोई खतरा हो कि कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से और कोई ट्रबल हो, ह्यूमन लाइफ को नुकसान होने का खतरा हो, प्रॉपर्टी को नुकसान होने का खतरा हो, उसके लिए सेक्शन 144 सीआरपीसी इंप्लीमेंट किया जाता है बाय डीएम, ताकि 4 से ज्यादा लोगों को एक जगह से इकट्ठा होने के लिए मना किया जा सके। अगर वो इकट्ठा होते हैं तो उनपे अरेस्ट हो सकता है, उनपे फाइन हो सकता है। ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के खिलाफ भी इशू किया जा सकता है या जनरल पब्लिक के खिलाफ भी इशू किया जा सकता है। आईपीसी और सीआरपीसी को थोड़ा और समझ लेते हैं विद देयर डिफरेंस। आईपीसी 1860 का डॉक्यूमेंट है, सीआरपीसी 1973। देखिए, आईपीसी एक सब्सटेंसिव लॉ है। सब्सटेंसिव लॉ वो होते हैं जो राइट और लाइबिलिटीज को बताते हैं, क्राइम और पनिशमेंट को डिफाइन करते हैं कि क्या क्राइम होता है। तो ये सारे क्राइम्स को एक्सप्लेन करते हैं और उनसे रिलेटेड पनिशमेंट। पनिशमेंट 5 टाइप की हो सकती है। पहला, फांसी, डेथ पनिशमेंट। दूसरा, उम्र कैद, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ।
तीसरा जेल, इम्प्रिजनमेंट इन जनरल। चौथा प्रॉपर्टी को फोरफीट करना, कुर्की कर देना प्रॉपर्टी का। पांचवा फाइन। आईपीसी में कोई कोर्ट या मैजिस्ट्रेट की पावर का मेंशन नहीं है। सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है जो पूरा प्रोसीजर बताता है कि किस तरीके से आईपीसी को इंप्लीमेंट किया जाए, यानी किस तरीके से किसी सब्सटेंसिव लॉ को इंप्लीमेंट किया जाए। तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट की कैसे मशीनरी इस्टेब्लिशमेंट होगी, कैसे कोर्ट इस्टेब्लिश होगा, कैसे हाई कोर्ट इस्टेब्लिश होगा, कैसे क्रिमिनल को सामने लाया जाएगा, कैसे क्रिमिनल को पेश किया जाएगा कोर्ट में, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा कि बेल मिल सके, एंटीसिपेटरी बेल कब मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी में जो इंफॉर्मेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है मशीनरी के लिए भी, यानी मैजिस्ट्रेट के लिए भी, कोर्ट के लिए भी, पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी, क्योंकि अगर ये प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं तो केस कमजोर होता है और उसके हिसाब से फिर सजा कम या ज्यादा हो सकती है। तो सीआरपीसी को फॉलो किया जाता है ताकि किसी को सजा सुनाई जा सके या किसी को सजा, अगर वो बेगुनाह है तो उसको बचाया जा सके। तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो कि बताता है कि एविडेंस को कैसे इकट्ठा किया जाए, कौन सा एविडेंस रेलेवेंट है, एडमिसेबल है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे सामने निकल के आती है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो लाई करता है उन लोगों पे जो कि केस करते हैं, यानी प्रोसिक्यूशन पे। डिफेंस पे ऐसा नहीं लाई करता, प्रोसिक्यूशन पे लाई करता है कि वो साबित करे कि जो वो केस लड़ना चाह रहे हैं या जो इल्जाम लगाया है उसका प्रूफ क्या है। तो देखिए, प्रूफ वर्सेस एविडेंस। प्रूफ वो कोई भी चीज हो सकती है, ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, कुछ भी चीज जो ये साबित करती है कि हाँ जी, जो फैक्ट स्टेट किया गया है वो ट्रू है या फॉल्स, कोई असर्शन ट्रू है या फॉल्स। पर एविडेंस वो स्पेसिफिक चीज है, स्पेसिफिक कागज है, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है, वो नैरो टर्म है जो डिफाइन करता है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप का प्रूफ है जिसको कोर्ट एडमिसेबल कर सकती है, तो वो एविडेंस कहलाता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी जो क्राइम और क्रिमिनल प्रोसीजर से डील करती हैं, आईपीसी, देन सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो आईपीसी के बाद इंडियन एविडेंस एक्ट आया और उसके बाद सीआरपीसी आया 1973। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी हमारे चैनल पे, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, नॉर्थ ईस्ट पीएससी को। थैंक यू एवरीवन।